मैं आयुष्धर द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने भारत चीन सीमा विवाद में पैंगोंग झील की क्या स्थिति है, उसको लेकर के चीन की क्या जिद है और उसको लेकर के भारत के कमांडर स्तर पर वार्ता के बाद भी जो स्पष्ट रुख है उसको बताने की कोशिश करूंगा। भारत और चीन के बीच में जो विवाद के लिए पैंगोंग झील को इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के तौर पर देखा जा रहा है। ये पैंगोंग झील वही पैंगोंग झील है जिसको आपने थ्री इडियट्स मूवी के लास्ट सीन में भी देखा। पैंगोंग झील भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आती है। पहले इसकी स्थिति जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जब से दो यूनियन टेरिटरी में बंटा है उसके बाद से लद्दाख के हिस्से में पैंगोंग झील आई है। पैंगोंग झील को लेकर के क्या स्थिति है और क्या है आखिर पैंगोंग झील, आइए उसको समझते हैं। लेक को समझने से पहले पैंगोंग लेक की क्या स्थिति है और भारत और चीन दोनों ही देशों को इसको लेकर के क्या महत्व है और दोनों ही देश इस पूरे विवाद में क्यों पड़े हैं, उस पूरी चीज तक चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो हमारी पैंगोंग लेक है, जो पैंगोंग झील या पैंगोंग ताशो, ताशो कुछ नहीं है, ताशो एक ताशो करके कह दो, जो कह लो, वो एक तिब्बती शब्द है जिसका मतलब ही लेक होता है। तो पैंगोंग लेक की स्थिति कुछ इस तरह से है। देखो, ये वाली जो रेखा है, जो भारत का बड़ा मैप है जो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब इस मैप के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर जो ये रेखा जा रही है, भारत इसको एलएसी का नाम देता है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस रेखा को जॉनसन रेखा के द्वारा भी जाना जाता है और उस नाम से जानने के पीछे का कारण यह है कि ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने इस रेखा को यहां पर डिफाइन किया था। अब बात यह आती है कि भारतीय दावा जो इस एलएसी को लेकर के यहां पर है, वहीं जो चीन है, चीन का दावा एलएसी को लेकर के दूसरा है और वो है ये वाली जो लाइन हम देख पा रहे हैं। इस लाइन को लेकर के वो एलएसी कहता है और उसका मानना है कि ये वाला एरिया एलएसी है। अगर हम बात करते हैं कि पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक क्या है? 4350 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी लेक जिसकी लंबाई 134 किलोमीटर लंबी है। साथ ही साथ इसका 1/3 भाग भारत में पड़ता है, जबकि 2/3 भाग तिब्बत में पड़ता है, जो कि अब एक तरह से चाइना के तौर पर जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 भाग चीन में पड़ता है। साथ ही साथ ये एक ऐसी झील है, बात यह आती है कि इसमें पानी कहां से आता है, ये झील बनी कैसे है। बात यह है कि यहां पर अभी हम जो ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी क्या है? ये पर्वत श्रेणियां हैं। एक तरह से पर्वत है, छोटे छोटे पहाड़ है और इन्हीं छोटे छोटे पहाड़ पर जमती है बर्फ और वहां से बर्फ पिघलती है और साथ ही इसके और भी ऊंचाई पर यहाँ पर पहाड़ है, वहां पर बर्फ जमती है और वो बाद में पिघलकर इस लेक को बनाती है। अब बात यह आती है कि ये जो लेक है, ये एक तरह से एंडोरिक लेक है। ऐसी लेक क्या होती है? बंद सांभर झील के तौर पर जानी जा सकती है। बंद झील क्या होती है? बंद झील का मतलब हो गया कि इसका पानी ना तो कहीं और जा सकता है और ना कोई विशेष तरह का पानी इसमें आ सकता है। जो एक प्राकृतिक स्रोत इसका पहले का बना हुआ है, उसी तरह का स्रोत इसमें लगातार बना है। पानी की अगर बात करें तो या तो वो जमीन सोखे या वो वेपर होकर उड़े। यही दो स्थिति में पानी कम ज्यादा की स्थिति बन सकती है और कोई भी स्थिति पैंगोंग लेक में नहीं बन सकती, जिसका मुख्य कारण है इसका बंद झील होना। अब बात आती है किस तरह की लेक? तो देखो, ये एक ब्रैकिस लेक है। ब्रैकिस लेक क्या होता है? ऐसा होता है, देखो, जो ऊपर से पानी पिघलेगा जब माउंटेन का, तो वो तो होता है हमारा फ्रेश वाटर, और जो नीचे ये लेक है ये खारी लेक है, ये खारा पानी है। तो जब मीठा और खारा आपस में मिलता है, लेकिन खारे की अधिकता ज्यादा हो और मीठे की कम हो, ऐसे में ब्रैकिस लेक का निर्माण होता है। मतलब खारा और मीठा मिलकर ब्रैकिस लेक का निर्माण करते हैं। ये पूरी की पूरी स्थिति इस पैंगोंग लेक को लेकर के या पैंगोंग झील को लेकर के बनी हुई है। अब बात आती है आखिर विवाद की स्थिति कहां पर उत्पन्न हुई। हम देख पा रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 हैं, ये 8 की 8 यहां से लेकर के और यहां तक ये छोटे छोटे पहाड़ हैं। और ये पहाड़ किस तरह से? जिस तरह से ह्यूमन फिंगर्स होती हैं, हमारी जो उंगलियां होती हैं, मतलब ये एक जगह पर जाकर के ऑरिजिनेट ऐसा एक जगह से हो रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन ये
ये टोटल 8 भाग में बटे हुए हैं। अब 8 भाग में बटे होने के कारण इन्हें 8 फिंगर्स के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि ये 8 फिंगर्स हैं। अब विवाद की स्थिति ऐसे उत्पन्न हुई कि भारत जो एलएसी के तौर पर दावा करता है वो इस रेखा को करता है कि ये जो रेखा है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा जो यहाँ पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक, वो यहाँ पर है। लेकिन 1962 की जो लड़ाई हुई थी, भारत और चीन का युद्ध, भारत चीन युद्ध के समय पर चीन यहां से जो ये रेखा थी उस रेखा से अंदर घुसते घुसते इस स्थिति तक आ गया था, और इस स्थिति पर आ जाने के कारण वो कहता है कि हम जब यहां तक आ गए थे और यहां पर युद्ध का विराम हुआ था, तो ये जो 8, 7, 6, 5 और 4, एक तरह से 4 भी जो है वो हमारे अंडर में है। अभी तक इस स्थिति में भारत की जो कैंप है, भारत का आईटीबीपी का जो कैंप है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उसका कैंप यहां पर लगा हुआ था। अब वहां पर सेना को भेज दिया गया है और ये पूरा जो एरिया था इसको ग्रे जोन के नाम से या विवादित क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मतलब इस एरिया में कोई भी अभी अपना एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता, ना तो चीनी अपना कैंप बनाएंगे और ना ही भारतीय अपना कैंप बनाएंगे। उस आधार पर भारत जो था वो 4 नंबर फिंगर पर अपनी स्थिति बनाए हुए था और जो चीन था वो 8 नंबर पर अपनी स्थिति बनाए हुए था। लेकिन स्थिति जब बिगड़ी तो चीन ने क्या किया, चीन अपनी पुरानी नीति पर आ गया जिसके लिए वो पूरे विश्व में कुख्यात है। वो 8 नंबर से चला और 8 नंबर से चल के 4 नंबर के एकदम वहां पर जहां पर वो एलएसी मानता है उस एलएसी पर आकर के उसने अपना कैंप बना दिया। और ये घटना मई की है, मई 2020 की, 5 मई से 6 मई के बीच के आसपास की घटना है। और उसी रात में यहां पर आकर के चीन ने अपना कैंप बना दिया। और ये जो कैंप बनाया चीन ने, इस कैंप को बनाने के दौरान भारतीय और चीनी सिपाहियों में झड़प भी हुई थी, हताहत भी हुए थे। इस तरह की स्थिति यहां पर बनी हुई है। अब बात यह है कि जो अभी सेकंड एक मीटिंग हुई है जो कमांडर लेवल पे, उसमें क्या है कि भारत की मांग यही है कि अप्रैल 2020, अब इसको समझना होगा, मई 2020 मतलब 5 से 6 मई के बीच में भारत की मांग क्या है। भारत यह कहता है कि अप्रैल 2020 में जो स्थिति थी, अप्रैल 2020 में इस एरिया में क्या स्थिति थी, इस एरिया में यह स्थिति थी कि भारतीय कैंप यहां पर था और चीनी कैंप यहां पर था। ऐसी स्थिति को ही बना लिया जाए। ये वाली जो स्थिति बनी है, चीन यहां पर आकर के रुका है, वो अपने आप को वापस ले, ऐसी मांग भारत के द्वारा की जा रही है। अब अच्छा बात यह आती है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस पूरे एरिया में जिसको लेकर के चीन इतना ज्यादा एक तरह से उत्तेजित है या चाहता है कि किसी भी तरह से उसके पास आ जाए। देखिए 1962 की लड़ाई के दौरान जो एलएसी का निर्माण हुआ या जो एलएसी बनी वो कोई अचानक से नहीं बन गई। उस एलएसी को बनने के पीछे जिम्मेदार कई कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण था G219 चीनी हाईवे। ये चीनी हाईवे क्या था, ये चीनी हाईवे तिब्बत को इधर ऊपर अक्साई चीन के ऊपर यहां पर जिनजियांग पड़ता है। जिनजियांग एक क्षेत्र है जो चीन के अंडर में है, उस क्षेत्र तक के जो रास्ता था वो बनाया था और ये भारत के अक्साई चीन से होके जाता था। तो ये बात वो अच्छी तरह से समझता है कि अगर कल को यहां पर भारतीय सैनिक आ गए तो वो धीरे धीरे आ करके ये इसके इस तरह के हाईवे, इस तरह के तमाम तरह के यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब जो 1962 का इसका डर था इस हाईवे को लेकर के, वो तो आज बना ही हुआ है, साथ ही साथ और तमाम तरह के एस्टेब्लिशमेंट इसने किए हैं, वो तमाम तरह के एस्टेब्लिशमेंट भारत वहां पे ध्वस्त कर देगा। इसी के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घाटी है जिसको चुशुल घाटी के नाम से जाना जाता है। अब चुशुल घाटी को लेकर क्या स्थिति है, ये एक युद्ध का मैदान है। जब 1962 का युद्ध हुआ तो चुशुल घाटी में युद्ध हुआ था और चुशुल घाटी के पास में रेजांगला है। रेजांगला की लड़ाई को लेकर के एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेजर शैतान सिंह ने जिनको बाद में परमवीर चक्र भी मिला मरणोपरांत, उन्होंने उनके 120 सैनिकों ने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। और ये कोई
छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत विस्तृत लड़ाई थी। कम सैनिकों के साथ भी रेजांगला की लड़ाई को लड़ा गया और जीता गया था। तो चीन इस पूरे मुद्दे पर डरा हुआ है कि अगर किसी भी स्थिति में इस पूरे क्षेत्र में भारत का नियंत्रण मजबूत हो जाता है तो धीरे धीरे वो अपने उन मंसूबों को, जो विस्तारवादी नीति है जिसके लिए वो विश्व में कुख्यात है, उसको वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो भारत और चीन की सीमा के विवाद में जो पैंगोंग झील है उसकी जो वर्तमान की परिस्थिति है उसको आपके सामने मैंने स्पष्ट किया। साथ ही साथ इसी तरह के और भी कुछ वीडियोज के साथ आपके बीच उपलब्ध होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चीज को लेकर के जो भी डेवलपमेंट हो वो आपके पास पहुंचे। साथ ही कुछ और भी इनोवेटिव वीडियोज, कुछ और इनोवेटिव चीजें जो वर्तमान के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती है, उनको भी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।